हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आज ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के थर्ड पार्ट हम लोग चेक कर रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का। और यहाँ पे डिटेल में हम लोग आज इस टॉपिक को पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके समझ के लिए भी बहुत जरूरी है। तो आज हम चैप्टर को फिनिश करेंगे। कल आप लोगों को जो है इसके केस स्टडीज जो है वो मिल जाएंगे। और आज आप लोगों को ये चैप्टर खत्म करने के बाद मैं आपको 30 डेज प्लस के अंदर एक इसके एमसीक्यूज की वीडियो डाल दूंगा, तो आप इसको जरूर देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हुए हैं उन सबको भी मैं शेयर कर दूंगा, ताकि चैप्टर खत्म करने के बाद जो आप इसके एमसीक्यूज सारे के सारे बना लोगे तो परफेक्ट हो जाओगे आप। और देन फिर मैं इसकी केस स्टडीज करा दूंगा, हमारा चैप्टर ही पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ध्यान रखना 1 से लेके 4 तक अच्छे से करा दिया मैंने आपको, टेस्ट भी ले लिया। जरूर नहीं दिया वो टेस्ट देख लेना। टेस्ट योरसेल्फ नाम से वीडियो होगी एक चैनल के अंदर। और फिर हम 4 to 8 भी टेस्ट लेंगे। 4 से 8 तक जो हम कर लेंगे पूरा 5 to 8, तो हम उसका भी पूरा का पूरा टेस्ट लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। देखो एक चीज मैं समझाता हूं आपको पहले यहाँ पे, तभी ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ पाओगे आप। कोई भी मैनेजर अगर है, कोई भी अगर मैनेजर है तो वो सारा काम अकेले नहीं कर पाएगा। कोई भी मैनेजर सारा का सारा काम अकेले नहीं कर पाएगा, तो उसे अपने काम को नीचे लेवल पे बांटना ही पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? उसको काम को नीचे लेवल पे बांटना पड़ेगा। ये मैनेजर है, इसको टास्क मिला है काम करने के लिए, तो ये काम नहीं कर पाएगा अकेले सारा काम। कौन अकेले थोड़ी बिजनेस का सारा काम कर पाएगा वो। तो वो क्या करता है, वो अपने जस्ट नीचे जो होता है सुपीरियर के, मतलब ये सुपीरियर है, इसके नीचे जो सबऑर्डिनेट है यानी जो एम्प्लॉइज है, उसको बोलता है भाई तुम ये वाला काम को कर दो। समझ रहे हो बात को? तो अगर वो काम को करेगा यानी कि आप उसे क्या दे रहे हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपको उसको साथ में क्या देना पड़ेगा, उस काम को करने के लिए पावर देना पड़ेगा, यानी कि अथॉरिटी देना पड़ेगा। अगर मैं अपने एम्प्लॉय से कहता हूं भाई तुमको 10 लाख यूनिट बनाना है किसी प्रोडक्ट का, कोई टी शर्ट बनानी है, 10 लाख टी शर्ट बनानी है, तो मैंने उसको दे दी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई 10 लाख टी शर्ट आपको बनानी है। लेकिन उसको बनाने के लिए जो एम्प्लॉयज हायर करने हैं वो मैंने बोला भाई तुम अपने हिसाब से एम्प्लॉय हायर कर लो, अपने हिसाब से उसकी तनख्वाह दे दो, ये सब काम आप कर सकते हो। तो यानी कि मैंने उसको क्या दे दिया, पावर दे दिया। समझ रहे हो बात को? तो इसी पावर को, इसी अथॉरिटी को नीचे लेवल पे ट्रांसफर करना ही डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहलाता है। मेरे को काम मिला, मैं अपना सारा काम अकेले नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने जस्ट अपने जो नीचे एम्प्लॉइज हैं उनको बुला के मैंने बताया भाई ऐसे ऐसे तुम्हें काम करना है। किसी एक पर्सन को अपने नीचे जो है, मेरे नीचे जो है उसको बुलाया, उसको मैंने समझाया भाई तुमको ये सारा काम करना है, ये लो अथॉरिटी, तुमको पावर भी दे दिया मैंने, तुम अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें जो देना चाहिए वो इक्वल देना चाहिए। ऐसा ना हो कि ज्यादा पावर दे दें। अगर ज्यादा पावर दे देंगे तो क्या हो जाएगा, मिस यूज करेगा पावर का वो। और कम पावर देंगे तो क्या होगा, वो ओवरबर्डन फील करेगा, काम को ढंग से कर नहीं पाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में हम जो अथॉरिटी नीचे लेवल पास करते हैं इसी को बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मेमोरी बेस जाना पड़ेगा ताकि अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाए। तो करा दूंगा आपको, डोंट वरी, अभी यहीं याद भी हो जाएगा आपको। एक ट्रिक भी सब सिखाऊंगा आज लास्ट में, देखना। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मींस डिवीजन ऑफ अथॉरिटी एंड पावर्स। अथॉरिटी और पावर को डिवाइड कर देंगे डाउनवर्ड टू द सबऑर्डिनेट, यानी कि हम लोग नीचे लेवल के इंसान को हम पावर दे देंगे, अथॉरिटी दे देंगे। इसी चीज को बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन इज अबाउट इंटरेस्टिंग, यानी कि इंटरेस्टिंग समवन एल्स टू डू पार्ट ऑफ योर जॉब, यानी आप अपने काम का एक हिस्सा किसी और से कराते हो तो आप उसको पावर भी देना पड़ेगा अगर आप कुछ जिम्मेदारी देते हो। दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अ मैनेजर कैन नॉट डू ऑल द वर्क हिमसेल्फ, मैनेजर सारा काम अकेले नहीं कर सकता। Hence he deliberately, जानबूझकर पास करता है some of his responsibility to the subordinate, तो responsibility को subordinate को पास करता है। Manager also share some of his authority, manager authority को भी शेयर करता है किसके साथ, subordinates के साथ, यानी नीचे लेवल पे जो एम्प्लॉइज है उनके साथ, so that responsibility can be carried out properly, ताकि जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरीके से निभा सके। अगर मैं किसी को बोल रहा हूं भाई तुम्हें ये वाला काम करना है, तो उस काम को करने के लिए जो बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं वो भी मुझे उसको देना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी मैंने पावर नीचे लेवल पे दे दिया ताकि मैं फ्री हो जाऊं और मैं अपने रूटीन वर्क से फ्री होकर जो इंपॉर्टेंट वर्क्स है उनमें फोकस लगा सकूं। सारे काम तो मैं अकेले कर नहीं लूंगा, तो मैं बहुत सारी चीजें जो है नीचे लेवल पे ट्रांसफर कर देता हूं ताकि मेरा टेंशन जो है खत्म हो जाए और मेन जो मेरा फोकस है वो अपने काम में रहे, जो मेरा मेन काम है। ठीक है। A manager can transfer his responsibility and authority, but accountability is absolute. It can never be passed or delegated. अब मैं आपको समझाता हूँ, अच्छे समझना, ये आगे भी काम आएगा, तो मैं अभी समझा देता हूँ आपको। देखो, ठीक है, देखो मैं आपको जो ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है इसके 3 एलिमेंट है।
सबसे पहला जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने समझा दिया आपको, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, काम, टास्क, वर्क, ये मैंने आपको दे दिया नीचे लेवल पे, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए पावर चाहिए, और पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, अथॉरिटी। ठीक है, तो हमने क्या दे दिया नीचे लेवल पे, भैया तुमको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए हमने तुमको पावर दे दिया। समझ रहे हो बात को? अब आती है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है जवाबदेही, यानी कि आंसरेबल फॉर नॉन अकम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क। काम को अगर पूरा नहीं किया तो यू आर अकाउंटेबल, तुमको जवाब देना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी, अथॉरिटी मतलब पावर टू टेक डिसीजन, और अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबल फॉर नॉन अकम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क। काम पूरा नहीं हुआ तो आपको जवाब देना पड़ेगा, आप आंसरेबल हो। ये तीन बातें क्लियर हो गई। अब बात को जरा समझना अच्छे से, क्लास सुनो जरा। अब मान लो ए को किसी ने कोई ऑर्डर दिया, भाई तुमको मान लो 2000 पीस जीन्स बनाना है, डेनिम जीन्स बनाना है तुमको 2000 पीस। ठीक है जी, तो ए तो अकेले काम कर नहीं पाएगा। ए ने इस काम को दे दिया किसको, बी को, कि भाई तुमको 30 डेज के अंदर, 30 महीने के अंदर डेनिम का कॉन्ट्रैक्ट है, डेनिम का जीन्स आपको बना के देना है। इसने बोला चलो ठीक है। तो यानी कि ए ने क्या किया, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, और ए ने इसको पावर दे दी कि अपने हिसाब से तुम एम्प्लॉयज को हायर कर लो, और तुम्हारे जो नीचे मैनेजर है उसको अपने हिसाब से डायरेक्शन देके किसी भी तरीके से काम करा दो। ओवर टाइम लगाना है, नहीं लगाना, कैसे क्या करना है, कैसे काम करना है, तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, तुम पावर ले लो, कर सकते हो तुम। बी ने बोला ठीक है। अब बी ने ये काम किसको दे दिया, दे दिया सी को, कि भाई सी से बोला कि तुम इस 30 डेज के अंदर अपना जो है जीन्स जो है 2000 जीन्स को बना के दे दो। यानी कि ए ने अथॉरिटी को बी को डेलीगेट किया, तो बी ने भी अपनी अथॉरिटी किसको डेलीगेट कर दिया, सी को। बी ने अपना काम किससे ले लिया, सी से, तुम करो। अब कल को होता क्या है, सी काम को नहीं कर पाता है। समझना बात को, कल को सी काम को नहीं कर पाता है, तो ए बी से पूछता है भाई काम हो गया 30 दिन के बाद। बी कहता है जी मैं कहां से करके दे दूं काम, जब मेरा काम खुद सी ने नहीं किया। क्लास ऐसा बी बिल्कुल भी नहीं बोल सकता। कहने का मतलब क्या है कि बी ने अथॉरिटी नीचे दे दी, बी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे दे दिया सी को, लेकिन जवाबदेही अभी भी बी के ही पास है, यानी स्टिल बी इज आंसरेबल। बी को जवाब देना पड़ेगा। वो ये कह के एस्केप नहीं कर सकता, बच नहीं सकता कि भाई मैं कहां से तो काम करके जब मेरे नीचे वाले ने मुझे काम करके नहीं दिया। इस तरीके से आप नहीं बोल सकते, आपको आंसर देना पड़ेगा। देखो जो जितने ऊपर लेवल पे होता है उसकी जवाबदेही उतनी ही ज्यादा होती है। समझ रहे हो बात को? पावर उसके पास ज्यादा होती है, मैं मानता हूं, लेकिन साथ में अकाउंटेबिलिटी भी ज्यादा होती है, ज्यादा जवाब उसी को देना पड़ेगा। समझ रहे बात को? अगर वर्कर ने काम ढंग से नहीं किया तो सुपरवाइजर को घेरा जाएगा, भाई वो बताएगा, जवाब देगा क्यों वर्कर ने काम ढंग से नहीं किया। सुपरवाइजर ये नहीं बोलेगा वर्कर ने नहीं किया तो मैं ये करूं, इस तरीके से नहीं बोल सकता वो। यानी कि आप अथॉरिटी को नीचे दे सकते हो, बी ने अथॉरिटी नीचे दे दी, बी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे दे दी, वो आप डेलीगेट कर सकते हो, लेकिन अकाउंटेबिलिटी आप ही के पास रहेगी, जवाब अभी भी आप ही को देना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? तो वही बात लिखी गई है कि अकाउंटेबिलिटी एब्सोल्यूट है, वो अपने पास ही रहती है, वो आपको देना पड़ता है। ठीक है, तो आगे समझ में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या? आप सारा काम खुद नहीं कर सकते, नीचे लेवल पे आप पावर दे देते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हो, मैच करके, दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब एलिमेंट की बात करें तो वही 3 एलिमेंट। सबसे पहला क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज वर्क और ड्यूटी असाइन टू अ पर्टिकुलर पर्सन। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी। आपको काम करना पड़ेगा, चाहे दिमाग से करो चाहे क्लास फिजिकली आप काम कर सकते हो, which must be performed to carry out a task और ड्यूटी। तो किसी ड्यूटी और टास्क को पूरा करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, that is called your responsibility. With must be performed to carry out a task or duty, this can be delegated। यानी कि आपकी अपनी जिम्मेदारी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको नीचे लेवल पे डेलीगेट कर सकते हो। ओके, तो रेस्पॉन्सिबल जो फ्लो होता है ना क्लास, अपवर्ड, बिकॉज सबॉर्डिनेट विल बी ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर। तो यानी कि जो नीचे जो सबॉर्डिनेट है वो जिम्मेदार है किसके लिए? सुपीरियर के लिए। तो सबॉर्डिनेट जो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कैसे फ्लो, ध्यान रखना, अपवर्ड फ्लो होता है। यानी कि ए जिम्मेदार है बी की एक्टिविटीज के लिए, बी जिम्मेदार है सी की एक्टिविटीज के लिए, सी जिम्मेदार है डी की एक्टिविटी। यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फ्लो कैसे करेगा? अपवर्ड। और जो पावर आता है अथॉरिटी, वो ऊपर से नीचे आएगा। समझ रहे बात को? पावर ऊपर से नीचे आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर जाएगा। यानी कि ए रिस्पॉन्सिबल है बी के काम के लिए, बी रिस्पॉन्सिबल है सी के काम के लिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आता है? ऊपर से नीचे। ये टिक मार्क में आ सकता है या ट्रू फॉल्स में आ सकता है, ध्यान रखना। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कैसे फ्लो होता है? अपवर्ड। अथॉरिटी क्या है? इट मींस पावर टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी क्या है? पावर, आपको डिसीजन लेने के लिए पावर। टू कैरी आउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयज नीड टू हैव सम अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए एम्प्लॉयज को क्या चाहिए?
अथॉरिटी चाहिए। विदाउट अथॉरिटी अगर पावर नहीं दोगे तो एम्प्लॉयज ओवरबर्डन फील करेगा और अपने ड्यूटीज को काम यानी जो ड्यूटी है वो उसे पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन अथॉरिटी हमेशा बराबर रहनी चाहिए किसके, रिस्पॉन्सिबिलिटी के। अगर आपने ज्यादा अथॉरिटी दे दी तो वो मिस यूज भी कर सकता है। और अथॉरिटी कहां से कहां फ्लो होता है, फ्लो डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे आता है, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। सुपीरियर मतलब एम्प्लॉयर और सबऑर्डिनेट मतलब नीचे। तो कितने पॉइंट है इसके, 3। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेशन का, दूसरा क्या है क्लास, अथॉरिटी, और तीसरा अकाउंटेबिलिटी। कहने का मतलब क्या, इट मींस आंसरेबल फॉर नॉन अकम्प्लिश, अकम्प्लिश मतलब पूरा करना, ऑफ टास्क मतलब काम को पूरा नहीं किया तो आपको आंसर देना पड़ेगा। इट फ्लो अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ क्या होता है, फ्लो होता है। सबॉर्डिनेट विल बी अकाउंटेबल टू हिज सुपीरियर, तो जो सबॉर्डिनेट है वो रिस्पॉन्सिबल है और वो अकाउंटेबल है टू सुपीरियर। इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड, तो वो डेलीगेट नहीं कर सकता। ए ने बी को काम दिया, ए ने बी को काम दिया और बी ने सी को, लेकिन अभी भी बी ही क्या होगा, अकाउंटेबल होगा किसकी नजरों में, ए की नजरों में, और बी ही रेस्पॉन्सिबल होगा। मान लो सी ने भी किसी को दे दिया, डी को काम करने को दे दिया, तो यहां पे सी ही अकाउंटेबल है, सी ही रिस्पॉन्सिबल है। समझ रहे हो बात को। तो यानी कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो कभी भी डेलीगेट नहीं की जा सकती है। मैनेजर्स हैविंग मोर अथॉरिटी इज मोर अकाउंटेबल, जिसके पास ज्यादा पावर है उसको ज्यादा आंसर देना पड़ेगा। क्यों, तुमको पावर भी दिया, तुम तब भी काम नहीं कर पाए, तो तुमको आंसर देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा क्यों नहीं हुआ, क्या रीजन है वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो हमने पढ़ लिया डेलीगेशन। अब हम पढ़ेंगे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, फिर हम इसके इंपोर्टेंस पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंस। यहाँ के साथ आपका ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर बड़ा चैप्टर था, 3 क्लास के अंदर हमने इसको अच्छी तरह से फिनिश कर लिया। बट आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे साथ साथ पढ़ रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जरूर करो। एमसीक्यूज इज नॉट ओनली एमसीक्यू, आपके मार्क्स वाली बात नहीं है। एमसीक्यूज आपके पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार रिविजन करा देते हैं, और मैं आपको अभी भी एक बार और रिवीजन कराऊंगा, फाइनल टच दूंगा सिलेबस का, ताकि इस बार आपके बीएसटी आपके इतने अच्छे नंबर आए बीएसटी में कि बाकी सब्जेक्ट में कम नंबर भी हो तो आप उसको स्कोर कर सको। और यकीन मानो मेरा बीएसटी पढ़ाया हुआ आपको पूरे ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में, चाहे बीबीए करो चाहे बीकॉम करो, वही काम आएगा, यही आंसर्स यही टॉपिक वहां पे लिखोगे आप। कॉलेज में भी आपकी अच्छी खासी मतलब कि वो रहेगी कि भी अच्छा खासा पढ़ाया बंदे ने, नाम होगा। ठीक है, चलो देखो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, मैंने पहले भी दे रखा है, समझा देता हूं। मान लो ए ने बोला सेल्स मैनेजर से, ए का जो सेल्स मैनेजर, ए कोई शोरूम ओनर है, उसने बोला सेल्स मैनेजर से कि तुमको 20 लाख की सेल करनी है इस मंथ। ठीक है, इस मंथ 20 लाख की सेल करनी है तुमको। ठीक है, तो सेल्स मैनेजर कहता ठीक है यार इतनी बड़ी जिम्मेदारी, तो ए कहता घबराओ मत, मैं तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं, तो मैं तुमको पावर भी दे रहा हूं, अथॉरिटी भी दे रहा हूं। समझ रहे हो बात को। तो ए कहता है सेल्स मैनेजर से कि ठीक है तुम ग्राहक को 10% का डिस्काउंट अपने हिसाब से दे सकते हो, जिसकी तुम्हारी मर्जी वो तुम उसको डिस्काउंट दे सकते हो। ठीक है, और ऐसा ए ने 4-5 अलग अलग लोगों को बिठा के बोला है, जरूरी नहीं सिर्फ इसको बोला है, सेल्स मैनेजर को, अलग अलग टीम में है लोग हैं, उनको अलग अलग चीजें बातें बोली है। ठीक है, और उन सबको पावर दे दिया। लेकिन ए कहता है कि अगर तुमको 10% से ज्यादा डिस्काउंट देना है किसी खास कस्टमर को, या जो बहुत ज्यादा बल्क क्वांटिटी में खरीद रहा है, तो उसके लिए तुमको मेरे से पूछना पड़ेगा, वो तुम अपना आप नहीं दे सकते। तो ए ने कुछ पावर अपने पास रखा, ए ने बोला कि 10% से ज्यादा डिस्काउंट देना है तो तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन, इसी को बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। जब टॉप लेवल मैनेजर्स कुछ पावर को अपने पास रखते हैं, वो किसी को नहीं देते, दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। मैं नीचे सारे पावर्स दे दूंगा, लेकिन क्या चेक पे साइन करने का पावर भी एम्प्लॉय को दे दूं कि लो भाई चेक ले लो, चेक बुक साइन करके बांटते रहना सैलरी? नहीं, सैलरी डिसाइड आप करोगे, लेकिन पे करने की जिम्मेदारी होगी टॉप लेवल की। समझ रहे हो बात को। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, जो पावर हम अपने हाथ में रिटेन कर लेते हैं, रोक के रख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या है, जो पावर मैंने नीचे लेवल पे बांट दिया, तो 10% का आप डिस्काउंट दे सकते हो, यानी मैंने आपको पावर दे दिया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, लेकिन और मैंने अपने हाथ में जो रोक रखा है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। क्लियर है यहां तक। अब सवाल यह है कि मेन देखो, क्लियर तो करवा दूंगा टॉपिक आपको, इसकी गारंटी अब तक बहुत बच्चों को क्लियर नहीं होगा, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है और डेलीगेशन क्या है, और ये दोनों में डिफरेंस बता के आपको एकदम ढंग से क्लियर कर दूंगा। यकीन मानो केस स्टडी बनाओगे ना तो मजा आएगा, आप आराम से पकड़ लोगे क्या है। और यकीन मानो केस स्टडीज सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन से बहुत ज्यादा चांस होता है आना ही आना है। तो हम जब केस स्टडी बनाएंगे और टेस्ट लेंगे तब देखना कितना मजा आएगा। सुनते जाना बहुत ध्यान से, और पेन कॉपी लेके जरूर बैठना, जो भी चीज समझ में आती है अच्छे से या जो नहीं आती उसको लिख जरूर लेना। सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ पावर्स और अथॉरिटी इन फ्यू हैंड्स। टॉप लेवल मैनेजर अपने हाथ में जो पावर रखते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। द अथॉरिटी टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन, ये पावर किस लिए होता है, डिसीजन होता है, रिटेन बाय द टॉप लेवल मैनेजर। टॉप लेवल मैनेजर्स इस चीज को अपने हाथ में रखते हैं, वो किसी को नहीं देते, दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है,
डिसेंट्रलाइजेशन जो अथॉरिटी नीचे लेवल पे दे दिया कैन बी डिफाइन एज इवन ऑन एंड सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान रखना, इवन मतलब होता है इक्वल। जब अथॉरिटी दो लोगों के बीच शेयर हो रहा है दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन। ए ने बी को दिया, लेकिन ए ने बी सी डी की सबको दे दिया तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो यहां पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, authority at every level of management. Here every employee working at different level gets some share in the authority. तो यहाँ पे हर एक एम्प्लॉय जो है अलग अलग लेवल पे कुछ ना कुछ अथॉरिटी को गेन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन। इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो नीचे लेवल पे जो पावर बांट दिया डिसेंट्रलाइजेशन, जो पावर अपने हाथ में होल्ड करके रख लिया वो सेंट्रलाइजेशन। तो कंपनी को कंप्लीटली सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए, सारा का सारा काम आप खुद करोगे यार, नीचे लेवल पे नहीं बांटोगे काम को तो नीचे लेवल वाले कभी इंप्रूव कर ही नहीं पाएंगे यार, नीचे लेवल वाले कभी सीख ही नहीं पाएंगे और आपके ऊपर इतना बर्डन हो जाएगा कि आप मेन काम नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो बात को? तो आपको नीचे लेवल पे छोटे मोटे काम तो देने ही देने हैं और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज भी नहीं हो जाओगे कि आप सारा का सारा नीचे लेवल पे दे देते हो तो वही मालिक हो जाएंगे, आपको निकाल देंगे कंपनी से। तो आपको करना क्या है, मिक्स पॉलिसी अपनानी होती है, थोड़ा बहुत पावर अपने हाथ में रखना है, यानी कि सेंट्रलाइजेशन, थोड़ा पावर जो है आपको नीचे लेवल पे बांट देना जाएगा, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर है यहां तक? अब डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस क्या है? ठीक है, डेलीगेशन और डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप, फिर इसके इंपोर्टेंस और देन इसके डिफरेंस। तो सबसे पहली बात, डिसेंट्रलाइजेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। अब मैं आपको समझाई देता हूं डिफरेंस, यहां देखो जरा। ए को कॉन्ट्रैक्ट मिला काम करने के लिए, ए ने बोला बी को कि भाई चलो इस काम को पूरा करो, आप लोग मीटिंग बिठाओ, इस काम को पूरा करो। इस प्रोसेस को बोलते हैं डेलीगेशन। डेलीगेशन में अथॉरिटी जो है वो दो लोगों के बीच शेयर हो रहा है, इसको बोलते हैं डेलीगेशन। अब बी ने क्या किया, मीटिंग बुलाई, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, एचआर मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर, बी ने सबको बुलाया और सबके पास बराबर बराबर अथॉरिटी को बांट दिया, सबको जो है पावर थोड़ा थोड़ा बराबर बराबर दे दिया। तो इस चीज को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि डेलीगेशन में अथॉरिटी जो है वो दो लोगों के बीच शेयर हो रहा है, ए के और बी के बीच में अथॉरिटी शेयर हो रहा है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी अलग अलग एम्प्लॉयज के बीच शेयर हो रहा है, इक्वली इवनली जो है वो शेयर हो रहा है अलग अलग एम्प्लॉयज के बीच, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो डेलीगेशन अथॉरिटी दो लोगों के बीच शेयर होता है और डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी अलग अलग लेवल के एम्प्लॉयज के बीच में शेयर हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं डेलीगेशन, सॉरी डिसेंट्रलाइजेशन। तो सबसे पहले क्या आता है, डेलीगेशन। डेलीगेशन को एक्सटेंड किया जाएगा, डायग्राम याद रखना, हमें समझ जाओगे। पहले आता है डेलीगेशन, वहां पे दो लोगों के बीच शेयर होता है, यहाँ पे कई सारे लोगों के बीच, सारे एम्प्लॉयज के बीच जो पावर है वो बराबर 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 उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग बांट दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो डेलीगेशन का जो एक्सटेंशन है वो डिसेंट्रलाइजेशन है। अच्छा, कोई छोटी कंपनी है तो उसमें मान लो नीचे लेवल पे है ही नहीं एम्प्लॉय, तो डेलीगेशन ही होगा, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा। यानी कि डेलीगेशन जरूरी है लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? छोटी सी कंपनी है और लेवल पे नीचे है ही नहीं, तो ए ने बी से कराया, खत्म बात, हो गया डेलीगेशन। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, तो डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी नहीं है, डेलीगेशन क्या है, जरूरी है। चेक करते हैं। सबसे पहला पॉइंट रिलेशनशिप में, डिसेंट्रलाइजेशन द एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन, यानी कि इन डेलीगेशन द अथॉरिटी शेयर बिटवीन टू पर्सन, अथॉरिटी दो लोगों के बीच शेयर हो रहा है, ओनली मैनेजर और सबऑर्डिनेट के बीच। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में मेनी पीपल्स एट एवरी लेवल आर इन्वॉल्व, जहां पे आपको केस स्टडी में समझ में आए कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सबको बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, समझ जाना डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन जहां पे आपको दिख रहा है कि दो लोगों के बीच शेयर हो रहा है अथॉरिटी, तो वो क्या है, डेलीगेशन। डेलीगेशन इज नेसेसरी, डेलीगेशन जरूरी है क्योंकि डेलीगेशन पहले होता है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है, आपको 10 लोगों को काम बराबर बराबर बांटना है, नहीं बांटना है आपकी मर्जी है, लेकिन डेलीगेशन जो है क्लास वो नेसेसरी है। अगर ए ने बी को काम दिया और बी ने सी को काम दिया तो ये भी डेलीगेशन है, लेकिन सी ने कई सारे लोगों में काम को बांट दिया, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो क्या पता डिसेंट्रलाइजेशन ना हो लेकिन डेलीगेशन जरूर होगा। तो डेलीगेशन हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, क्यों? क्योंकि मैनेजर जो है वो अकेला सारा काम नहीं कर सकता, उसे नीचे लेवल पे काम को बांटना पड़ेगा, बट डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट नेसेसरी। एवरी मैनेजर हैड टू शेयर सम अथॉरिटी टू द लोअर लेवल टू गेट वर्क डन फ्रॉम देम, नो मैनेजर इज एक्सपर्ट टू ऑल द एक्टिविटीज, सारे एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर पाएगा, सो डेलीगेशन इज नेसेसरी बट डिसेंट्रलाइजेशन इज रिक्वायर्ड। कब रिक्वायर्ड होता है डिसेंट्रलाइजेशन? व्हेन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो और एक्सपेंड, जब कंपनी ग्रो करती है, एक्सपेंड करती है, तब आपको डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है इंपोर्टेंस। देखो स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियरली बताता हूं, मैंने सिर्फ आपको एक ही बार इंपोर्टेंस कराया, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों प्रॉपर, दोनों चीजें सेम है,
दोनों का इंपॉर्टेंस बिल्कुल सेम है। बुक में भी इसी चीज को थोड़ा अलग तरीके से लिखा गया, बट दोनों का इंपॉर्टेंस सेम है। एग्जामिनेशन में आएगा तो मैं सजेस्ट करता हूं कि आपने जो याद किया है वही डेलीगेशन लिखना, वही डिसेंट्रलाइजेशन में। और ये बात ध्यान रखना, कभी भी दोनों एक साथ नहीं आएगा, या तो डेलीगेशन आएगा या डिसेंट्रलाइजेशन। इसके इंपॉर्टेंस का मतलब बेनिफिट्स। तो अभी आपको रट्टा भी मरवा दूंगा, अच्छे से याद करवा दूंगा एक बार में पूरा का पूरा टॉपिक। तो डेलीगेशन आए, डिसेंट्रलाइजेशन आए, आपका लेना। फिर भी अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो अपनी किताब उठाओ, डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन अलग अलग याद कर लो, आपकी मर्जी होगी। मैं आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करता, ना कुछ आपको बाउंडेशन है, आपकी मर्जी है कैसे प्रिपरेशन करनी है। मेरे हिसाब से मैं अपने बच्चों को कहता हूं भैया एक ही चीज है, आप एक ही बार याद करो। टीचर तो कह देगा भाई 10 चीज है याद कर लो, कुछ गया टीचर का, कुछ नहीं गया। याद किसे करना है? बच्चे को। बच्चा याद रट्टा, टीचर बोलेगा पूरी किताब को रट्टा मार लो, 4 अलग अलग रिफ्रेशर ले लो। भाई बच्चों को याद भी तो होना चाहिए। तो मैं वो कराता हूं जो आपको याद हो, सीधी सी बात है, ना कि कोई फॉर्मेलिटी। तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आपको एक चीज याद करनी है, मेरे फेसबुक थोड़े से अलग अटपटा है, लेकिन आप याद कर लेना। क्या याद करना बताओ जरा, अब ट्रिक है ताकि आपको हमेशा याद रहे। मेरे फेसबुक, आप बोलते ना एफबी, फेसबुक को सब लोग शॉर्ट में एफबी बोलते हैं, तो ये तो एफबी मतलब फेसबुक हो गया, और मेरा यानी मेरे की जगह मेरे बोल देना, मेरे फेसबुक। आपको कैसे देखो हमेशा याद रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन। देखो सबसे पहला पॉइंट, अब बात को समझते हैं, पहले एक चीज समझते हैं, फिर हम लोग जो है इसके पॉइंट्स को याद करेंगे। देखो मैनेजर ये रहा, मैनेजर अपना काम अगर नीचे लेवल से करवाएगा तो क्या क्या फायदा होगा, यही तो सीखना है हमको। क्या क्या फायदा होगा? सबसे पहला काम क्या फायदा होगा कि जब आप अपना काम नीचे लेवल से करा रहे हो तो नीचे लेवल के एम्प्लॉयज यार मोटिवेट हो जाएंगे, बोलेंगे यार हमारा मालिक कितना अच्छा, हम पे कितना भरोसा करता है, यार हमसे अपने काम करा रहा है। इट मींस कि हम लोगों के अंदर वो टैलेंट डेवलप हो जाएगा मैनेजर का। एक कंपाउंडर के अंदर डॉक्टर का टैलेंट डेवलप हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर अपना सारा काम किससे कराता है? कंपाउंडर से। तो कंपाउंडर को डॉक्टर का टैलेंट डेवलप हो जाता है, कैसे कैसे काम करना है, कल को वो दवाई लिख के दे सकता है। हालांकि इलीगल है बट स्टिल वो कर सकता है इस काम को, टैलेंट तो आ ही जाता है। तो मैनेजर अपना काम बार बार जब नीचे वालों से कराता है तो उनके अंदर एक मैनेजर टैलेंट डेवलप होता है। और इवन मैनेजर भी फ्री है, अब छोटे मोटे काम से फ्री है। अब वो अपना जो इंपॉर्टेंट फोकस है, जो इंपॉर्टेंट मैटर्स है, वहां पे वो क्या कर सकता है? फोकस कर सकता है। समझ रहे हो बात को? ये फायदा है। ये मोटिवेटेड रहेगा, दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन तालमेल अच्छा बना रहेगा, और दोनों के बीच कंट्रोल रहेगा। और ऊपर से होगा क्या कि अपना बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म करेगा। जो सबॉर्डिनेट है यानी जो एम्प्लॉय है वो बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म करेगा। तो ये सब बेनिफिट है। अगर थोड़ा सा सोचो तो नीचे लेवल पे काम करने क्या क्या बेनिफिट है, तो बहुत ही सिंपल। और मैनेजर भी एक्सपर्ट हो जाएगा अपने काम में, क्योंकि मैनेजर अपना जो मेन काम है वो करेगा, छोटा मोटा काम नहीं करेगा। समझ रहे हो? चलो देखते हैं पहला पॉइंट, एम। सबसे पहला मेरे फेसबुक में एम का मतलब क्या है? मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि एम्प्लॉयज का मोटिवेशन इन डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन। अगर एग्जामिनेशन में डेलीगेशन आता है तो डेलीगेशन लिखना, डिसेंट्रलाइजेशन आएगा तो डिसेंट्रलाइजेशन लिखना। व्हेन मैनेजर शेयरिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब मैनेजर अपनी जिम्मेदारी और पावर नीचे लेवल पे देता है तो ये नीचे लेवल के एम्प्लॉयज को क्या करता है? मोटिवेट करता है। और ये चीज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है, हम पढ़ेंगे राइटिंग के अंदर, जहां पे बिना पैसे दिए हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं एम्प्लॉयज को, दैट इज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो सबसे पहला क्या है क्लास? एम्प्लॉयज जो है वो मोटिवेट होगा। सेकंड पॉइंट है एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। अब एम्प्लॉयज अगर मालिक का काम बार बार करता चला जाएगा तो उसका डेवलपमेंट हो जाएगा, उसको फ्यूचर में वो एक मैनेजर बन सकता है। एज अ रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन एम्प्लॉयज गेट्स मोर अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज द टैलेंट। तो एम्प्लॉय को बार बार मौका मिल रहा है अपना टैलेंट को इस्तेमाल करने का। बाय डूइंग द टास्क ऑफ मैनेजर एम्प्लॉयज डेवलप देयर स्किल। तो एम्प्लॉय क्या करेगा? मैनेजर का स्किल डेवलप करेगा, धीरे धीरे कल को जाके वो फ्यूचर में मैनेजर बन जाएगा। तो दे डेवलप अ मैनेजर टैलेंट फॉर फ्यूचर। तो एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट हो रहा है। पहला क्या है? मेरे फेसबुक, एम से एम्प्लॉयज मोटिवेशन, ठीक है, और ई से पहला है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज और दूसरा है एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट होगा क्योंकि मैनेजर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा, तो काम करोगे, काम सीखोगे, तभी तो क्लास परफेक्ट बनोगे ना, कल को जाके आप भी काम कर पाओगे। समझ रहे हो? थर्ड पॉइंट क्या है? रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर। मेरे MER, रिड्यूस द वर्क, अभी याद भी करना है आपको लास्ट में, ठीक है। रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर, सीधी सी बात है, मैनेजर अपना रूटीन वर्क आपसे काम कराएगा तो जो मैनेजर के ऊपर बर्डन है, वो वर्कलोड जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। अगला है इफेक्टिव मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट है वो जल्दी से, इफेक्टिव मतलब टाइम, टी से क्या होता है? टाइम। बताया था ना आपको, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस टाइम आ रहा है तो मैनेजर जो है वो काम को समय पर पूरा कर लेगा। क्यों? जो मैनेजर रूटीन वर्क है, रोजमर्रा का जो काम है, मैनेजर वो किसको दे रहा है? नीचे लेवल बांट दे रहा है। सो दे आर फ्री टू कंसंट्रेट ऑन इंपॉर्टेंट मैटर। तो जो इंपॉर्टेंट मैटर्स है, जहां पे ज्यादा काम दिमाग लगना है, उन पे वो फोकस करेगा और अच्छा परफॉर्म करेगा, जिसकी वजह से क्रिटिकल मैटर में वो सही डिसीजन ले पाएगा मैनेजर। तो इफेक्टिव मैनेजमेंट। चलो बताओ, मेरे सबसे पहला क्या है? एम से मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ई से क्या होता है?
एम्प्लॉइज डेवलपमेंट, ठीक है, आर से रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर, और इसे क्या होता है इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर आपको याद हो गया क्लास, प्लीज लाइक करो और कमेंट करके बताओ क्या ट्रिक सही है, आप अच्छे से इसको याद कर पा रहे हो। मेरे फेसबुक आपको हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे इससे, ठीक है। अब एफबी, एफ का मतलब क्या है, फैसिलिटेट मतलब हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, तो यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो रहा है क्लास, ग्रोथ होगा। इससे सीधी सी बात है, अपना काम नीचे लेवल पे बांट दोगे तो आप नीचे लेवल वाले भी काम कर रहे हैं और मैनेजर भी अपने काम में एक्सपर्ट हो गया, वो इंपोर्टेंट मैटर पे फोकस कर रहा है, दोनों के बीच क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा और ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा। इन द प्रोसेस मैनेजर डेलीगेट रिस्पांसिबिलिटी अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन ऑफ सबऑर्डिनेट। अब रिस्पांसिबिलिटी ऐसी आंख बंद करके नहीं दी जाती, जो बंदा जो काम कर पाएगा उसको उसके अकॉर्डिंग रिस्पांसिबिलिटी दी जाती है, जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो करता है और दोनों के बीच तालमेल जो है, कोऑर्डिनेशन जो है बढ़ता है। क्योंकि क्लास डिसेंट्रलाइजेशन में पावर जब हम नीचे देते हैं या डेलीगेशन में जब नीचे पावर देते हैं तो बातचीत करके पावर देते हैं, भाई तुम ये जिम्मेदारी संभाल लोगे, तुम ये पावर दे रहे हैं, इसको संभाल लोगे नहीं संभाल लोगे, तो देखो बिना तालमेल बिना कोऑर्डिनेशन के तो ये हो नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं ये कोऑर्डिनेशन को भी इंप्रूव करता है। तो ये आपको MERE और FB फेसबुक ध्यान रखना। M से मोटिवेशन, E से एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर, E से इफेक्टिव मैनेजमेंट, फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, और B से बेटर कोऑर्डिनेशन। तो ये डेलीगेशन हो चाहे डिसेंट्रलाइजेशन हो, आप लिख सकते हो, लेकिन फिर भी किसी बच्चे को लग रहा है अलग है तो भैया आप अपना अलग याद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर मेहनत ज्यादा कर सकते हो तो अच्छी बात है, आप अपना अलग याद कर लो, कोई प्रॉब्लम, नंबर नहीं कटेंगे, परफेक्ट है। हर साल यही चीज चलता आ रहा है, मैं बच्चों को बता जा रहा हूं, नंबर कभी नहीं कटे किसी के। चलो लास्ट टॉपिक के साथ हम चैप्टर को टाटा बाय बाय कर देंगे, और वो है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस। कुछ छोटी छोटी बातें मैंने आपको बता रखा है, जैसे पार्टीज इन्वॉल्व, तो डेलीगेशन में कितने लोग होते हैं, 2। डायग्राम याद करो, ए ने बी को इन्फॉर्मेशन दी, पावर दिया, बी ने 10 लोगों को बांट दिया, तो दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। और पहले क्या आता है, डेलीगेशन। कौन नेसेसरी है, पहला वाला, डेलीगेशन कौन नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो इवनली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो डिसेंट्रलाइजेशन, अदरवाइज डेलीगेशन। तो कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं डेलीगेशन में, 2 पार्टीज, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर इन्वॉल्व। ध्यान रखना, डेलीगेशन में 2 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉइज जो है वो इंगेज हैं। सेकंड पॉइंट, जॉब। डेलीगेशन रूटीन जॉब है, रोज होता है, मैंने किसी ने मुझे पावर दिया, मैंने नीचे लेवल को बांट दिया, फिर मुझे कभी जरूरत पड़ी मैंने और नीचे लेवल पे एक इंसान को दे दिया, उसने और नीचे लेवल पे दे दिया, तो रोजमर्रा की जिंदगी में चलता रहता है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो वन टाइम डिसीजन है, एक ही बार हम सबको पावर क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। अच्छा, फ्रीडम ऑफ एक्शन की बात करें, फ्रीडम ऑफ एक्शन, तो यहां पे फ्रीडम ऑफ एक्शन कम है, यानी कि आप ज्यादा फ्री नहीं हो। कंटिन्यूअस क्या होता है, आपके ऊपर सुपरविजन होता है, भाई तूने काम करा कि नहीं करा, भाई मैंने नीचे लेवल पे एक इंसान को काम दिया है तो मैं उससे बार बार पूछूंगा तूने काम किया कि नहीं किया। लेकिन यहाँ पे क्या है, मोर फ्रीडम ऑफ एक्शन है, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद चेक होता है, कंटिन्यूअस चेक नहीं होता। 10 लोगों को दिया है तो टाइम लगेगा 10 लोगों से अलग अलग फीडबैक लेने में, लेकिन डेलीगेशन के अंदर 2 लोगों में इंफॉर्मेशन बताया तो वहां फ्रीडम ऑफ एक्शन क्या है, वो कम है। स्कोप जो है ये नैरो स्कोप है, ए ने बी को दिया, बी ने सी को, सी ने डी को, नैरो स्कोप। लेकिन ये क्या है, वाइडर स्कोप है, क्योंकि यहां पे आपने कई सारे लोगों में पावर को बांट दिया इस तरीके से। तो ध्यान रखना कौन सा नैरो है, डेलीगेशन नैरो है, और वाइडर कौन सा है, डिसेंट्रलाइजेशन। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बात करें तो डेलीगेशन हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ए ने बी को दिया, टॉप ने मिडिल को दिया, मिडिल ने लोअर को दिया, लोअर ने एम्प्लॉयज को दे दिया, तो हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो नीचे लेवल पे काम को बांट के उनसे काम को ले और अकाउंटेबिलिटी रखे अपने पास। लेकिन ये जो है डिसेंट्रलाइजेशन, वो कौन करता है, टॉप लेवल, जो सबसे ऊपर बैठा है उसने क्लास 4-5 लोगों को इन्फॉर्मेशन पावर को बराबर बांट दिया, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन क्या है, कंपल्सरी है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, क्लास ऑप्शनल है। 7 पॉइंट, डेलीगेशन मैनेजर का वर्कलोड कम करता है, समझ लो, डिसेंट्रलाइजेशन भी कम करता है, लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन का मेन काम होता है ना, वो ये है कि हम नीचे लेवल वालों को भी कुछ काम करने का मौका दें, ताकि उनका इन्वॉल्वमेंट भी रखें, उनका रोल भी रखें, और डिसेंट्रलाइजेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन, याद रखना। और लास्ट है ग्रांट ऑफ अथॉरिटी, तो डी जो डेलीगेशन है उसमें बी को पावर किसने दिया, जस्ट उसके ऊपर जो सुपीरियर है ए, समझ रहे हो बात को, और सी को किसने दिया, जस्ट उसके ऊपर जो सुपीरियर है बी। तो यानी डेलीगेशन में जो पावर मिलता है वो जस्ट इमीडिएट सुपीरियर, इमीडिएट मतलब क्या होता है, जस्ट जो आपके ऊपर वाला एम्प्लॉयर है या सुपीरियर है उससे पावर मिलता है आपको। लेकिन जो अथॉरिटी यहाँ पे कौन देता है, टॉप लेवल। जो डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी जो ग्रांट होती है वो किससे ग्रांट होती है, टॉप लेवल मैनेजर से। क्लियर है यहाँ तक? तो ये डिफरेंस आपको अच्छे से याद हो गया होगा, और इंपोर्टेंस भी आपको याद हो गया, MERE और FB आप कहीं भूलोगे नहीं, डेलीगेशन में आए चाहे डिसेंट्रलाइजेशन आप लिख सकते हो। तो ये हमने चैप्टर यहाँ खत्म किया क्लास। मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप प्लीज देख लें, इसके MCQs होंगे, ठीक है, या फिर आप सर्च कर सकते हो ऑर्गेनाइजिंग MCQ, कोई भी वीडियो मेरी सर्च करते हो पीछे आप सुनील पांडा लिख दोगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। जो भी वीडियो आपको सर्च करनी हो नाम लिखो और पीछे सुनील पांडा लिख दो, वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक कर देना और प्लीज अपने सारे दोस्तों में ग्रुप में शेयर जरूर कर देना, ताकि मेरी मेहनत जो है वो सब तक पहुंच जाए। टेक केयर, बाय बाय।